प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के इस प्रथम प्रश्न पत्र के कुछ विषयों पर हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है, जिसमें रस सिद्धांत को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, जिसमें रस के प्रमुख अवयव और रस निष्पत्ति पर मैंने 3-4 ऑनलाइन क्लासें ली हैं। साथ ही आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जोड़ा हुआ है और पाठ्यक्रम में आपके काव्य संग्रह आधुनिक काव्य संग्रह नाम से एक पुस्तक संचालित है, जिसमें 11 कवियों की कविताएं संकलित हैं। किसी कवि की 2, किसी की 3, किसी की 1 कविता है। तो पुस्तक को अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं। अभी आपके हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको हम शुरू कर रहे हैं। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक कालखंड आपके दिया गया है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, नवगीत आदि, ये जो सारा पाठ्यक्रम है ये केवल 12 अंकों का है। केवल 2 प्रश्न आपके आएंगे अथवा में, उनमें से एक प्रश्न आपको करना है। और पाठ्यक्रम आपका ये है कि आधुनिक काल के ये दिया हुआ है। एक प्रश्न, आधुनिक काव्य का प्रवर्तिगत इतिहास। आधुनिक काव्य में सभी काव्य धाराएं आ जाती है। प्रवर्तिगत इतिहास एवं कवियों का संक्षिप्त परिचय से संबंधित प्रश्न आपका आएगा। तो पिछली दो ऑनलाइन कक्षाओं में हमने तीन ऑनलाइन कक्षाओं में हमने अभी तक के इस प्रथम प्रश्न पत्र को अभी लिया है और रस को लेकर के भी काफ़ी कक्षाएं आपको हो चुकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उसी क्रम को जारी रखते हुए आज आरंभ कर रहे हैं। इसके पहले की ऑनलाइन कक्षा में आपने आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियों के बारे में एक ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा और दूसरी ऑनलाइन कक्षा में भारतेंदु मंडल के सभी कवियों का संक्षिप्त परिचय, उनकी रचनाएं, उनके द्वारा प्रकाशित की हुई पत्र पत्रिकाएं और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। और तीसरी जो ऑनलाइन कक्षा इसकी हुई थी उसमें हमने भारतेंदु मंडल की आरंभिक 6 काव्य प्रवृत्तियों पर विस्तार से अध्ययन कर लिया है। एक बार पुनः आप रिवाइज कर सकते हैं। पहली काव्य प्रवृत्ति आपकी राष्ट्रीयता की चेतना या राष्ट्रीयता की भावना को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन किया है। और ये जो उदाहरण लिखे हुए हैं काव्य पंक्तियों के 2-2, 3-3 उदाहरण, इनमें से 1-1, 2-2 आप अच्छी तरह से याद करके परीक्षा में लिखेंगे तो अच्छे अंक आएंगे। समाज की दुर्दशा का चित्रण और श्रृंगारिकता का चित्रण, भक्ति भावना की अभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, इन 6 बिंदुओं को हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं आरंभ करने जा रहा हूँ समस्या पूर्ति का काव्य। ये 7वीं भारतेंदु मंडल या भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो आप ध्यान से सुनिए। समस्या पूर्ति का काव्य का तात्पर्य है यहाँ पर भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। यानी कहने का तात्पर्य कोई समस्या ही सामने रखी जाती थी और उसका समाधान कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था, उसे समस्या पूर्ति कहते हैं। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु या हल हेतु काव्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। ये समस्या पूर्ति की एक विशेषता थी। समस्या पूर्ति की ये परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी और रसिक समाज उन्हें बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के जो विषय दिए जाते थे वे प्राय श्रृंगार रस से संबंधित होते थे। कानपुर की एक संस्था थी उस समय, रसिक समाज में एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई थी, पपिया जब पूछिए पीऊ कहाँ। ये पंक्ति है कि पपैया जब पूछी है पीऊ कहाँ, और इस पंक्ति का उस समस्या के समाधान के अंत में यानी इसी पंक्ति की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो इस समस्या पूर्ति
यानी इसका हल प्रताप नारायण मिश्र जी ने इस प्रकार दिया, बन बेटी है मान की मूर्ति सी, यानी उपमा अलंकार मूर्ति सी, यानी कोई नायिका मान करके बैठ गई है। मुख खोलत बोले न नाई न हाँ, न तो वो मुख खोल रही है, यदि मुख खोलती तो न हाँ कह रही है न ना कह रही है, वह मान करके बैठी हुई है। तुम ही मनोहारी के हारी परे, सखियन की कौन चलाई तहाँ। अब नायक को संबोधित करके कहा जा रहा है कि तुम ही उनको मना करके, मनोहार कर करके तुम हार गए हैं, तो सखियों की तो वहाँ तो एक भी बात नहीं चल पाएगी, सखियाँ तो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाएगी। बरसा है प्रताप जू धीर धरो, बरसा है प्रताप जू धीर धरो, अबलो मन को समझायो जहाँ। अर्थात इस अबला मन को अब कौन समझाया जा सकता है, केवल इतना ही कहा सकता है कि तुम उस नायिका को केवल धैर्य धारण करवाना। वह ब्यारी तबे बदलेगी कच्चू पपिया, जब पूछिए पियू कहाँ। अर्थात उसका प्रियतम आकर के कहेगा कि मेरी प्रिया कहाँ है, तभी उसका मान टूट पाएगा। समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्ति वैचित्र्य, अलंकरण एवं कल्पना का मनोहारी वर्णन करने की रीतिकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त आश्रय मिला। समस्या पूर्ति की दृष्टि से इस युग के काव्य संग्रह हैं समस्या पूर्ति सर्वस्व, अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा रचा हुआ, समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्लाभाई द्वारा लिखा हुआ, और समस्या प्रकाश द्विज गंग कवि द्वारा ये पुस्तकें, ये रचनाएं लिखी गई। अब हम 8वीं विशेषता की ओर बढ़ते हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सुज्ञात होगा कि भारतेंदु युग के पूर्व रीतिकाल चल रहा था और उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था, और भारतेंदु युग रीतिकाल और आधुनिक काल का संधि स्थल भी कहलाता है। तो भारतेंदु जी और उनके समकालीन कवियों ने, इस युग के कवियों ने कविता के क्षेत्र में तो ब्रजभाषा का प्रयोग किया, और गद्य के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया, क्योंकि आधुनिक काल की जितनी काव्य विधाएँ थी, नाटक, निबंध, एकांकी, उपन्यास, इन सभी का श्री गणेश भारतेंदु युग से ही हो गया था। तो देखिए, भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। इन कवियों की भाषा रीतिकाल के पद्माकर एवं घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा से नहीं है, किंतु उनमें प्रवाह एवं स्वाभाविकता है। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा में कन्नौजी का प्रभाव है तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग साफ झलकता है। भारतेंदु जी ने यद्यपि साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तथापि उनकी रचना फूलों का गुच्छा में उर्दू के पर्याप्त शब्द है। कुछ कवियों ने खड़ी बोली हिंदी में भी कविताएं लिखी हैं, किंतु वे कला व भाव की दृष्टि से प्रभावपूर्ण नहीं हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की यह कुछ दो पंक्तियां हैं। चेहूँ जो साँचो निज कल्याण, अर्थात हे भारतवासियों, तुम वास्तव में यदि सच में ही अपना कल्याण चाहते हो तो सब मिली भारत संतान, तो है इस मातृभूमि की सभी संतानों, तुम सब मिलकर के जो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, अर्थात जपो, बार बार जपो, लगातार एक ही जबान हिंदी, हमारे देश की हिंदी भाषा है, हिंदू हम कहलाते हैं और ये हिंदुस्तान हमारा देश है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कंपटीशन क्लासेज में ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया, और सब लोग इसको भारतेंदु जी का बताते हैं, जबकि ये प्रताप नारायण मिश्र जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। तो आप ध्यान रखिए, प्रताप नारायण मिश्र जी का ही नारा था एक, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। 9वीं काव्य विशेषता की ओर हम बढ़ते हैं, काव्य रूप एवं छंद। भारतेंदु युग में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही है। मुक्तक का तात्पर्य होता है कि प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होता, पूर्वापर संबंध नहीं होता। कथाएं जिस तरह से रामचरितमानस में या प्रबंध काव्य में जिस तरह से कथा लगातार अनवरत एक के बाद एक गठित होती है, वैसा इसमें नहीं है। प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो मुक्तक काव्य है। समसामयिक विषयों पर उपदेशपरक फुटकर पद्य लिखे गए, जिनमें भाव की गहनता एवं कला का उत्कर्ष दिखाई नहीं पड़ता। कुछ रचनाएं तो तुकबंदियाँ मात्र प्रतीत होती है। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में लिखा, तथापि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए। इन कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ, रोला, सवैया, हरिगीतिका, कवित जैसे परंपरागत छंदों में काव्य रचनाएं प्रस्तुत की है। अगली विशेषता की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन।
भारतेंदु युग में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्य आरंभ हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये भी ज्ञात होगा कि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आधुनिक युग की ही देन है। भारतेंदु मंडल के प्राय सभी साहित्यकार किसी न किसी पत्रिका का संपादन कर रहे थे। जैसे स्वयं भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी का संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी का संपादन किया। भारतेंदु युग के लेखक प्रधानतः प्रचारक, सुधारक और पत्रकार थे। अतः पत्रकारिता द्वारा गद्य निर्माण में गति आई। अगली 11वीं विशेषता की ओर हम बढ़ रहे हैं। भारतेंदु युगीन काव्य की 11वीं विशेषता है प्राचीन और नवीनता का समन्वय। प्राचीनता का तात्पर्य रीतिकाल और नवीनता का तात्पर्य आधुनिक काल, इन दोनों विषय वस्तुओं पर इन्होंने लेखनी चलाई। भारतेंदु युगीन कविता में जहाँ देश प्रेम तथा समाज सुधार आदि नवीन विषयों का समावेश हुआ है, जो कि रीतिकाल में नहीं था, वहाँ भाव, भाषा और छंद की दृष्टि से ये युग सामंजस्य का युग है। इस काल के कवियों ने पुराने काल के भक्त कवियों के समान पद भी लिखे हैं, लीला गान भी किया और रीतिकालीन कवियों के समान नायिका का नक्सिक वर्णन भी किया और उपदेशात्मक पद्धति पर काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। अगली विशेषता की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो है आलोचना शैली का शुभारंभ। ये भी भारतेंदु युग की ही देन है। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों में पुस्तकों और लेखकों पर विवेचना होने लगी, उनकी आलोचनाएं, उनके गुण दोष देखे जाने लगे। स्वयं भारतेंदु जी ने नाटक शीर्षक से एक रचना लिखी, जो आलोचना विधा के अंतर्गत आती है, लेकिन आलोचना का स्वरूप अत्यंत साधारण ही रहा है। इस काल के गद्य लेखकों की शैली में प्रौढ़ता तो नहीं है, परंतु व्यक्तित्व की छाप अवश्य है। इस काल में अनेक गद्य विधाओं और शैलियों का प्रचलन हुआ, परंतु उनमें परिपक्वता की कमी रही है। अगली 13वीं काव्य विशेषता की ओर हम बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति का चित्रण। अंग्रेजों के शोषण से भारत की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। देसी उद्योग धंधे नष्ट होने से बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ी, किसानों पर मनमाने टैक्स लगाए गए, जिससे अकाल, दरिद्रता, महंगाई आदि समस्याएं सामने आई। भारतेंदु मंडल के प्राय सभी कवियों ने साहित्य के माध्यम से भारतीय जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध चेताया। प्रताप नारायण मिश्र की ब्रेडला स्वागत कविता द्रष्टव्य हैं, जो अकाल के दृश्य को साकार करती है। तबई लख्यो जहाँ रहियो एक दिन कंचन बरसत, अर्थात तब इस भारत देश को देखना चाहिए था जहाँ एक दिन यहाँ सोने की बरसात हुआ करती थी, और उसी जगह आज तह चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत, और चौथाई जन यानी 4 में से हर चौथा व्यक्ति आज सूखी रोटियों को भी तरस रहा है। जहाँ आमन की गुठली अरु बिरछन की छालें, आमन की गुठली यानी कहने का तात्पर्य बहुत ही फलदार फल यहाँ मिलते थे, अरु बिरछन की छालें बिछाई जाती थी। ज्वार चून में मेली लोग परिवार ही पालें। ज्वार जो होता है उसमें चून यानी चूर्ण मिला करके लोग अपने परिवार को पालने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नॉन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहें, हाँ, आमन की गुठली यानी आम की गुठलियों को लोग खाने पे मजबूर हैं, और बिरछन की छालें यानी पेड़ों की छालों को उतार के उसको खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह काल की दशा है। और ज्वार जहाँ थोड़ा बहुत हैं तो उसमें भी चूर्ण लगा करके उसमें भी लोग अपने परिवार को पालने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नॉन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहें, यानी नमक, तेल, लकड़ी, घास जो साधारण जीवन की दैनिक वस्तुएं हैं, घास पशुओं के लिए और लकड़ी जलाने के लिए, और नमक, तेल, खाद्य पदार्थ, इन सभी पर इस भारत देश में टैक्स लगने लग गए। चना चिरौंजी मोल मिले, सामान्य चना जो चिरौंजी के मोल इतना महंगा और मिलने लग गया, ते दीन प्रजा कहें कि अब क्या
होगा, अर्थात हमारी कितनी दुर्दशा इन अंग्रेजों के शासन ने कर दी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 13 काव्य प्रवृत्तियाँ आपने देखी हैं भारतेंदु युग की। इन सभी बिंदुओं को आप अच्छी तरह से याद करें, इनमें लिखी हुई विषय वस्तु को आप याद करें, और जो उदाहरण दे रखे हैं बहुत सरल सरल उदाहरण काव्य पंक्तियों के हैं, इन सबको याद करें। और यदि भारतेंदु युग के संक्षिप्त कवियों का परिचय देते हुए भारतेंदु युगीन कवियों की प्रवृत्तियों पर प्रश्न आता है तो इस पूरे प्रश्न को आप अच्छी तरह से समरी बना करके लिखें, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु युगीन समग्र काव्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के उपरांत ये निष्कर्ष निकलता है कि इस युग के कवियों ने रीतिकालीन दरबारी चकाचौंध के बंद परिवेश में पल रही कविता को बाहर निकालकर सामाजिक समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें कवि बहुत सफल रहे। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी इन कवियों ने खुलकर किया, भले ही वह दबी जबान से किया हो। भारतेंदु के रूप में एक सफल और सबल ताकतवर साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपकी इस जो है भारतेंदु युगीन काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, इसको मैंने 2 ऑनलाइन कक्षाओं में आपको पढ़ाया है, और एक ऑनलाइन कक्षा में भारतेंदु युग के कवियों का संक्षिप्त परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय कराया है, और एक ऑनलाइन कक्षा में मैंने आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। तो आप इनको अच्छी तरह से याद करें। जय हिंद, जय भारत। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम द्विवेदी युगीन काव्य और उनकी प्रवृत्तियों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।